दो राज्यों में मतदान का फाइनल दौर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता का है मन किस ओर, किस मुद्दे पर पड़े वोट। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की फाइनल परीक्षा की महा कवरेज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में। आपके साथ मैं हूं ऋतु वर्मा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटें और मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के चुनाव का मतदान चल रहा है। विधानसभा सीटों पर हो रहे ये चुनाव तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तो करेगा ही, साथ ही उस पार्टी के भाग्य का भी फैसला करेगा जिसने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में प्रचार प्रसार में झोंक दी है। चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला। तमाम बड़े और दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। आज उन सभी नेताओं के लिए परीक्षा का दिन रहा जिन्होंने जनता के भरोसे पर वो कितने खरे उतरे हैं और कितने प्रतिशत वोट यानी जनता का कितना समर्थन लेकर सत्ता पर काबिज होते हैं, और ये फैसला जनता करेगी। छत्तीसगढ़ में जनता ने अपना फैसला मतपेटियों में बंद कर दिया है क्योंकि 5 बजे तक छत्तीसगढ़ का वोटिंग बंद हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में 6 बजे तक मतदान अभी जारी है। तो दिन भर के मतदान की गतिविधियों, जिनमें कुछ स्थानों पर झड़पों की भी खबर है, तो इन तमाम खबरों को लेकर हम आपके सामने हैं। आइए सबसे पहले बताते हैं आपको कि किस तरह का पूरा राजनीतिक परिदृश्य है, किस तरह का मतदान रहा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा का मतदान हुआ है छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के 21 जिलों की 70 सीटों पर, और वहीं मध्य प्रदेश के 52 जिलों की 230 सीटों पर वोटिंग इस समय जारी है। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में 1,63,00,000 से अधिक मतदाता कुल 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया है। इनमें 130 महिला प्रत्याशी हैं जबकि 827 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं। बिंद्रावनगढ़ विधानसभा सीट के 9 मतदान केंद्रों कामरभौदी, अमामोरा, ओढ़, बड़े गोबरा, गंवरगांव, गरीबा, नागेश, सेभिनकछार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश में 5,60,00,000 से अधिक मतदाता कुल 2,533 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। इनमें 252 महिला प्रत्याशी हैं जबकि 2,280 पुरुष उम्मीदवार हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। मध्य प्रदेश में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी है। वहीं बालाघाट जिले की बैहर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा सीटों और मंडला और डिंडौरी जिले के कुछ मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक ही वोट डाले गए हैं। और इन दोनों ही राज्यों में मतदान की दिन भर की हलचल के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हमारे साथी संवाददाता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से चंद्रशेखर हमारे साथ मध्य प्रदेश इंदौर से जुड़ रहे हैं, अश्वनी पाटन से छत्तीसगढ़ से, और धीरज हमारे साथ रायपुर की राजधानी छत्तीसगढ़ से जुड़ेंगे। आप तीनों का ही स्वागत है। आप तीनों संवाददाता हमारे साथ बने रहें। हम अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले दिन भर में जो आपने मतदान के दौरान जिन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है, पहले दर्शकों को उन्हें दिखा दें। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की हम करते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य की हॉट सीट की बात करें तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, छिंदवाड़ा से कमलनाथ, दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दतिया से नरोत्तम मिश्रा समेत कई दिग्गज अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 700 कंपनियों के साथ साथ राज्य के 2 लाख पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार युवाओं को भी 371 मतदान केंद्र संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं महिलाओं द्वारा संचालित 5,160 पिंक बूथ और दिव्यांगों द्वारा संचालित 183 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 3,000 आदर्श मतदान केंद्र हैं और 60 पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। तो ये वो तमाम प्रयास रहे जो चुनाव आयोग ने किए हैं आज के मतदान के लिए। छत्तीसगढ़ की 70 सीटें और मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए मध्य प्रदेश की सीटों पर अभी भी मतदान जारी है जो कि 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वापसी का भरोसा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी की सभी दिग्गज नेता जीत को लेकर दावे कर रहे हैं।
का सबसे बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं और विकास को पसंद किया जा रहा है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। हमारे यहाँ परम पूज्य श्री अवस्थी जी कहते थे, सोते को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना करे उसे नहीं जगाया जा सकता। कांग्रेस की स्थिति यही है। वो देखने के बाद भी अगर उसको नहीं दिख रहा है तो इसका उत्तर जनता देगी। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ किसी तरह का दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उन्हें मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस की जीत को लेकर दावे कर रहे हैं। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है, हर हालत में 130+। और आइए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश में क्या है, युवा और खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं उनका क्या कहना है। फर्स्ट टाइम वोटर की अगर बात करें तो ये 22 लाख के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता है और इनकी मांग और इनकी सोच का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये किसी भी पार्टी के पक्ष में अगर वोट करते हैं तो वहाँ उनका वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है और जीत की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। हमने जानने का प्रयास किया कि किन मुद्दों को लेकर के युवा जो है वो वोट कर रहा है और किस प्रकार से युवाओं को कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो फोकस कर रहा है। वो वोट डालते समय उनके क्या सोच थी, क्या रुझान थे, क्या सोच के आपने वोट? जो आजकल जो विकास हो रहा है, मतलब आप जहाँ पे अभी देख सकते हो काफ़ी बहुत अच्छा, एकदम नीट एंड क्लीन है पूरा। सबसे पहले तो हमारे जो इंदौर है सबसे सफाई में भी नंबर 1 है। पहले इंदौर को कोई नहीं पहचानता था और अभी आज के समय में ऐसा है कि इंदौर को हर कोई पहचानता है। अपन देश विदेश से भी यहाँ पे लोगों आते हैं आजकल घूमने का भी। और इंदौर में मतलब काफ़ी कुल मिला के हम देखा जाए तो इंदौर का सब जगह नाम है आजकल। आप जब वोट देने जा रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे? आप विकास सबसे पहले ना, विकास अभी पार्टी कर रही है, जो पार्टी कर रही है उसको वोट मिलेगा। विकास ये कह रहे हैं, विकास में क्या विकास? विकास में जैसे अपने वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, आईटी कंपनी आ गई, और भी कंपनी आ रही है जिससे रोजगार बढ़ रहा है। यही है, बेरोजगारी कम हो रही है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं को मौका मिल रहा है। सबसे बड़ा पहले तो जो राम मंदिर बना है उसके प्रति, जो हिंदुत्व के प्रति जो जागृत है, उसके प्रति जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार अच्छी है जो चलेगी, हम उसको वोट करेंगे। और जैसे कि अभी जो स्कूल बने, सब कॉलेज बना रहे हैं, जैसा विकास हो रहा है, जिस तरह से निरंतर मेट्रो की शुरुआत, उसको देखते हुए वोटिंग करेंगे, मतदान। तो फर्स्ट टाइम आप वोट डालने आए तो क्या एक्साइटमेंट आपके मन में? सुबह से तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि, और कन्फ्यूजन भी था कि किसे देना है किसे नहीं देना है। बट फिर यहाँ आकर थोड़ा एक्साइटमेंट और बढ़ गया कि अब कैसे कैसे नंबर आएगा, कैसे कैसे होगा। एंड वोट डाल के तो ऑब्वियसली बात है ना, अच्छा ही लगेगा। फर्स्ट टाइम तो एक्साइटमेंट ही अलग होती है फर्स्ट टाइम की। तो प्रदेश को कैसा देखना चाहते हैं? एक प्रगति पे जाए, स्मार्ट बने और डिजिटलाइज और ज़्यादा होते जाए उन्नति, जिसकी हम देखा जाए तो डेवलपमेंट आज जो खड़े हैं, कॉलेज बन गया बहुत बड़ा, बहुत टाइम से मतलब बंद था ये। आज फर्स्ट ईयर मतलब गवर्नमेंट का कॉलेज बना है मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा ये, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। पूरे नंदा नगर में ESI हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, अच्छा, और भी मतलब बहुत डेवलपमेंट हुआ है, मतलब अच्छी विकास की ओर जा रहा है। इंदौर तो बहुत अच्छी विकास पे है आज देखा जाए तो। अपन मध्य प्रदेश को लेकर देखा जाए तो कैसा मध्य प्रदेश है? बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है इसकी, कहीं भी देखो तो अब पूरे मतलब स्वच्छ में भी सब जगह डेवलपमेंट चल रहा है, हर जगह मेट्रो और मतलब ऑनलाइन सब जगह फैसिलिटीज़ दी जा रही है। मध्य प्रदेश हो, विकसित भारत हो, और उसको लेकर के वो जब वोटिंग करने आए थे तो उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी कि राज्य का विकास सबसे ऊपर हो और जो पार्टी इस वादों को पूरा करती हो वो ही जीत करके सत्ता में काबिज हो। और इसी मानसिकता के साथ इन लोगों ने इस बात को वोट दिया है। मध्य प्रदेश का युवा किस प्रकार से वोट डाल रहा है, किन मुद्दों के साथ वोट डाल रहा है, ये दिखाने का प्रयास हम लोगों ने किया। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, इंदौर।
तो मध्य प्रदेश में आपने देखा पहली बार वोट करने आए युवाओं का उत्साह। वहीं मध्य प्रदेश में आधी आबादी का मुद्दा और उनसे जुड़ी योजनाओं का शोर सबसे ज्यादा था। बीजेपी की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और कांग्रेस की नारी सम्मान योजना की ब्रांडिंग बताती है कि इस चुनाव में दोनों ही दलों के लिए महिलाओं के वोट कितने अहम हैं। आइए जानते हैं चुनाव पर महिला मतदाता की क्या राय है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 230 सीटों में करीब 5.5 करोड़ मतदाता हैं और इस 5.5 करोड़ मतदाता में से 2 करोड़ 71 लाख से ज़्यादा महिला मतदाता हैं। इस बार चुनाव में देखा गया है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं उन्होंने महिलाओं पर काफ़ी फोकस किया है, महिलाओं को लेकर तमाम वादे किए हैं, महिलाओं को लेकर तमाम उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी तमाम घोषणाएँ की हैं। लेकिन महिला जो है, महिला वोटर जो है वो किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही हैं, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना मन बनाया है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप लोग क्या ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं कि आप के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं और उन मुद्दों को आपने अपने ध्यान में रखा है? वुमेन के लिए एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए और एमपी का डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, उसको हमने ध्यान में रखते हुए करा है वोटिंग। आप बताइए, आप युवा हैं, किस तरह देखती हैं आप? तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तमाम घोषणाएं की, फ्री बीस की घोषणाएं की और महिला केंद्र में है, महिलाओं से केंद्रित तमाम घोषणाएं की गई हैं, तमाम योजनाएं लाई गई हैं। किस तरह देखती हैं आप तमाम? मुझे लगता है कि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि सब लोग इंडिपेंडेंट हो पाए, बच्चे से लेकर सारे बड़े, महिला और आदमी, सब के सब इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो सबसे बड़ा फोकस एजुकेशन और हमारे स्टेट के डेवलपमेंट पे होना चाहिए। बिल्कुल, तो विकास जो है बड़ा मुद्दा है, डेवलपमेंट बड़ा मुद्दा है। आप बताइए, आप किस तरह देखती हैं? पिछले कुछ चुनाव भी आपने देखे हैं और ये जो चुनाव है महिलाओं पर ज़्यादा केंद्रित रहा है, तमाम पार्टियों का फोकस रहा है महिलाओं को। एक महिला क्या सोचती है मध्य प्रदेश में राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर? महिलाओं का यही सोचना है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कुछ भी अच्छा, जो भी डेवलपमेंट हो सके वो होना चाहिए और बाकी अपनी सिटी में जो भी बेहतर जो भी कर सकते हैं तो वो तो होता ही रहना चाहिए। तो विकास को लेके, सेफ्टी को लेके, एम्पावरमेंट को लेके, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, कुछ योजनाएं जो है दोनों पार्टियों ने, जो महत्वपूर्ण जो आमने सामने पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस, उन्होंने शुरू की थी यहाँ पर योजनाएं। कुछ ने घोषणा कर दी थी, कुछ ने मैनिफेस्टो में घोषणाएं की है। उसको किस तरह देखते हैं आप? तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए है, उनको सशक्त बनाने के लिए, उन घोषणाओं को किस तरह देखते हैं आप? वो योजनाओं से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनको कितना आगे, मतलब वो योजनाएं बहुत मायने नहीं रखती है। बाकी आप आगे के सालों में कितना काम करते हैं या आपने पिछले सालों में क्या काम किया है, वो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से। रोजगार महत्वपूर्ण है, मतलब फ्री के कोई भी चीज़ देने के बदले रोजगार जो है वो महत्वपूर्ण है। हाँ, रोज़गार तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि अगर रोज़गार नहीं होगा तो किसी को भी आगे बढ़ने के लिए कोई मौके नहीं मिलेंगे और अगर फ्री में ही सब कुछ मिलता रहेगा तो किसी को भी कुछ करने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी। तो इसलिए वो तो बहुत ज़रूरी है। आपने क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो होता है उस टाइप की योजनाएं बनानी चाहिए। फ्री बीज तो अभी आपने एक बार ही दे दी, बट एक साल बाद का क्या? अभी तो उन्हें फ्री बीज ले ली, लेकिन उनके वो काम कैसे करेंगे, काम करना कैसे सीखेंगे और आगे अपना भविष्य कैसे बनाएंगे? तमाम जो राजनीतिक दल हैं मध्य प्रदेश में वो महिलाओं को साधने के लिए तमाम तरीके से कोशिश कर रहे हैं और 2 करोड़ 71 लाख से ज़्यादा जो मतदाता है मध्य प्रदेश में वो महिला है और करीब 20 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जो कि महिला बहुल है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है और इसी कारण से ये जो महिलाएं हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो है उस पर उसकी आवश्यकता है और जो भी सरकार आए वो इस पर ही ज़्यादा फोकस करे, इस पर ही ज़्यादा काम करे। कैमरामैन संतोष सेठकर के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। तो ये राय आपने देखी महिलाओं की मध्य प्रदेश में। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस तरह के सियासी समीकरण रहे, आइए समझते हैं अपने संवाददाता नीरज सिंह की इस रिपोर्ट से। पिछले कुछ महीने से 2000 से ज़्यादा उम्मीदवार जिस राजनीतिक परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए थे, उस राजनीतिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया है। अगर इस पूरे चुनाव को देखें, 230 सीटों पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें कई तरह के जो मुद्दे हैं वो चुनावी प्रचार के दौरान देखने को मिले। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जहां बदलाव की बात कही गई और कई सारी योजनाओं का जिक्र किया गया कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो उन योजनाओं को यहां की जनता के लिए लागू करेगी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री की जो केंद्र में लोक कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का जोर शोर से प्रचार किया गया। इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की जो लाडली बहना योजना है उस पर भी खासा
फोकस हुआ। कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना की बात करी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहकर प्रहार किया कि भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम नीतियां हैं वो गरीबों के कल्याण में लगी हुई हैं। हम इस समय अगर देखें तो ग्वालियर और जो चंबल संभाग वाला हिस्सा है उस समय हम वहाँ हैं मुरैना में, और ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है अपनी बगावत के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि पिछली बार 2018 में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी को ग्वालियर और चंबल इसी संभाग में मिली थी। 34 में से 26 सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से जीती थी, और उसमें एक बड़ा जो रोल था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, क्योंकि उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के साथ थे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार का एक बड़ा दबदबा या कह सकते हैं एक बड़ा प्रभाव इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। लेकिन इस बार आंकड़े अलग हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उनके कई सारे समर्थक चुनावी मैदान में भी हैं, और राजनीतिक जो प्रतिष्ठा है वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की इन चुनावों में लगी हुई है। 3 दिसंबर को चुनावी जो नतीजे हैं वो घोषित होंगे और ये पता लगेगा कि मध्य प्रदेश की गद्दी पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में वापस आ रही है या फिर सत्ता में बदल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं को लेकर और युवाओं को लेकर ये 2 ऐसे मुद्दे थे जिन पर सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने की। यहाँ की लाडली बहना योजना, और कांग्रेस ने 1,500 रुपये महिलाओं को देने की बात की, और इसके अलावा जो युवा वर्ग है उसको रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों ने वायदा किया। फ्री की शिक्षा की भी बात करी, और इसके अलावा महिलाओं को मकान और दूसरी चीज़ें देने का भी वायदा किया। अब देखना ये होगा कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों ने जो जो वायदे किए उन वायदों को जनता कैसे ले रही है, किस पे भरोसा कर रही है और किसको ठेंगा दिखा रही है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मध्य प्रदेश। और जैसा कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में 6 बजे तक वोटिंग जारी है। हमारे साथ 2 साथी संवाददाता जुड़ गए हैं, अजीत भोपाल से और चंद्रशेखर इंदौर से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर, सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे, और हम जानते हैं कि ये चुनाव, जिस तरह से नीरज ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे ही दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए वर्चस्व का सवाल भी है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी चुनौतियां, कांग्रेस की अपनी चुनौतियां हैं। दिन भर के मतदान की कुछ ऐसी तस्वीरें हमने आप लोगों की तरफ से भी देखी जो बिल्कुल अलग थी, लेकिन जो नया वोटर है, जो यूथ है, जिसे एक तरह से आकर्षित करने के लिए अपने अपने रोड मैप राजनीतिक पार्टियों ने रखी हैं, वोट करते समय उनका क्या आउटलुक था, क्या सोचना है उनका राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, पूरे प्रचार के लिए भी और राज्य के भविष्य को लेकर? देखिए ऋतु, जहाँ तक युवाओं की बात की जाए तो युवाओं का एक बड़ा नंबर है यहाँ पर, क्योंकि अगर 5 करोड़ 60 लाख के आसपास अगर मान लीजिए मतदाता हैं तो तकरीबन 1.5 लाख यानी कि 1 करोड़ 50 लाख के तक तकरीबन जो है वो युवा मतदाता हैं, जो कि 20 से 29 साल की उम्र के बीच में आते हैं। और इसमें अगर हम नए वोटर की हम बात करते हैं तो कम से कम ये 22 लाख के आसपास ये आंकड़ा तकरीबन पहुंचता है। अब मान के चलिए कि ये आंकड़ा अगर एक साथ किसी पार्टी के पक्ष में पड़े तो वो उसके समीकरणों को बिगाड़ सकता है। मतलब आप किसी भी पार्टी के पक्ष में पड़ता है तो उसको एक जीत का एक चाबी है जो कहीं ना कहीं जा सकती है, वो दे सकता है। तो इसको रिझाने और इसको लुभाने का प्रयास अब जैसे कि आपने कहा कि तमाम पार्टीज ने किया है, लेकिन जब हमारे युवाओं से बात हुई है तो उनका मुद्दा जो है वो एकदम अलग निकल के आता है। वो कहते हैं कि हमें विकास चाहिए, जैसे कि अपनी रिपोर्ट ने भी दिखाया, विकास भी उस प्रकार का है कि उनको शिक्षण संस्थान भी चाहिए। उनको जब वो शिक्षण संस्थानों से बाहर निकले तो उन्हें IT कंपनीज हों या इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आसपास मध्य प्रदेश में होता है तो कम से कम वो जो रोजगार की तलाश में बाहर जाने को मजबूर हैं वो नहीं होगा, क्योंकि पलायन एक कॉमन मुद्दा है पूरे देश में। अगर आप कहीं भी चुनाव हो या इन लोगों से बात की जाए तो एक कॉमन मुद्दा निकलता है। लेकिन जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर हुआ है उसको लेकर के भी काफ़ी संतोष वो जता रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जो भी पार्टी आए वो इस जो भी सत्ता में से नई सरकार आती है तो वो सरकार जो है इन कामों को आगे बढ़ाए, और इसको लेकर के ये मुद्दा जो है वो युवाओं के बीच में रहा है। और युवाओं में महिलाएं भी आती हैं, और तो इन महिलाओं के भी अपने मुद्दे हैं और उन मुद्दों को भी एक तरीके से एड्रेस करने की कोशिश तमाम पार्टीज ने की है। लेकिन विकास का जो मुद्दा है ये निश्चित तौर पर युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जी,
अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। अजीत, चुनाव आयोग ने कई एक तरह से प्रयास किए हैं, प्रयोग नए किए हैं मध्य प्रदेश के आज की वोटिंग के साथ भी, तो क्या 2018 के मत प्रतिशत के आंकड़े को पार करता मतदाताओं का उत्साह दिखाई दे रहा है? हालांकि अभी भी हम कह सकते हैं कि आधा घंटा बाकी है, 6 बजे तक वोटिंग जारी है। बिल्कुल, देखिए जो 3 बजे तक के आधिकारिक आंकड़े जो जारी किए हैं निर्वाचन आयोग ने, उसमें 60.52% मतदान जो है मध्य प्रदेश में हुआ है। अगर पिछली बार की तुलना करें तो पिछली बार 74.45% मतदान जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय है, तो 3 घंटे का समय और था। और हमने देखा है कि जो वोटिंग ट्रेंड रहा है वो जो दोपहर 12 बजे के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले हैं मतदान करने के लिए, जिसमें कि महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ेगा। एक नई बात ये देखने में आ रही है, अच्छी बात भी देखने में आ रही है कि जो कस्बाई इलाके हैं, जो छोटे ज़िले हैं, या हम कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बड़े ज़िले नहीं हैं या ग्रामीण क्षेत्र से लगे हुए इलाके हैं, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा दिखाई दिया है। और सबसे अच्छा जो है लांजी एक तहसील है जो कि विधानसभा क्षेत्र है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का, जो कि नक्सल प्रभावित है, वहाँ पर 3 बजे तक दोपहर 70% के आसपास मतदान हो गया था। शाजापुर एक जिला है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा 70.2% मतदान हो गया था। और आगर मालवा एक विधानसभा क्षेत्र है, एक जिला है, वहाँ पर 69.6% मतदान हो गया था। तो ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि 9 बजे तक हमने देखा कि 9 बजे तक इंदौर जैसे शहरों में वहाँ पर जो है मतदान वो कम हुआ था बाकी जगहों से, लेकिन अभी जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो दिखा रहा है कि मत प्रतिशत जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और 3 घंटे पहले हम कह सकते हैं कि 3 बजे तक के ये आंकड़े हैं, और 3 बजे के बाद जो है बड़ी बड़ी लाइनें जो है पोलिंग बूथ में लगी है, तो कहीं ना कहीं मत प्रतिशत जो जरूर बढ़ेगा। और चुनाव आयोग ने भी तमाम तैयारियां की थी इसके लिए, और एक बड़ी समस्या थी नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव करवाने की, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, वहाँ पर नक्सल समस्या थी। और उस नक्सल समस्या से निपटते हुए वहाँ पर ऐसे पुख्ता प्रावधान किए गए थे कि वहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना वहाँ पर सामने नहीं आई है, और लोगों ने निडर होकर, निष्पक्ष होकर बड़ी संख्या में वहाँ पर वोट दिया है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसे इलाकों में लोग निकल के सामने आए हैं जहाँ पर कि पहले बंदूक के जोर पर वहाँ पर चुनाव का बहिष्कार नक्सलियों द्वारा किया जाता था, लोगों को डराया जाता था और वोट नहीं देने का वहाँ पर आदेश जो है नक्सली जारी करते थे, वहाँ पर पर्चे चिपकाते थे। लेकिन वहाँ पर इस बार जो है बम्पर वोटिंग वहाँ पर देखने को मिल रही है, और ऐसी कोई भी वहाँ पर ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी समस्या वहाँ पर सामने नहीं आई है। अगर बात करें भोपाल में, एक ताजुब की बात है कि अभी तक जो 45% मतदान जो है देखने को मिला दोपहर 3 बजे तक, तो भोपाल में कम मतदान हुआ अभी तक 3 बजे तक। लेकिन उसके बाद उम्मीद है कि हमने देखा कि काफ़ी भीड़ देखने को मिली मतदान केंद्रों में, तो आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। अब अंतिम आंकड़े जो आएंगे वो देखने वाली बात होगी किस तरीके के होंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश करी है कि जो पिछली बार का जो आंकड़ा था 2018 के विधानसभा चुनाव का, जो कि 75.5% से ज़्यादा मतदान, उससे ज़्यादा मतदान करने की कोशिश, और इसके लिए तमाम व्यवस्था की गई, तमाम प्रबंध किए गए थे। मतदान केंद्रों की जो दूरी थी वो 2 किलोमीटर के अंदर रखी गई थी, और हर 2 किलोमीटर पर मतदान केंद्र सुनिश्चित किया गया था, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। और इस कारण से भी बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो मतदान केंद्रों में दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि एक ही जगह पर 3-3, 4-4 मतदान केंद्र बनाए गए थे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के, जिससे कि कोई समस्या जो है लोगों को ना हो। तो ये नया ट्रेंड है। साथ ही बुजुर्ग जो मतदाता थे 80 साल के ऊपर के, उनको घर से मतदान करने बिल्कुल चुनाव आयोग ने दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए विशेष एक तरह से इंतजाम किए हैं। बिल्कुल अजीत और चंद्रशेखर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को छत्तीसगढ़ का हाल भी बता दें। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विपक्ष के नेता नारायण चंदेल और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह प्रमुख हैं। कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 727 ऐसे बूथ हैं जहां महिला मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को वापसी का भरोसा है, तो बीजेपी के नेताओं को भी जीत के अपने अपने दावे कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 80% तो हो ही जाता है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम होता है, लेकिन मतदान जबरदस्त होता है छत्तीसगढ़ में। बघेल साहब दावा कर रही है जीतने का, आप क्या कहेंगे जीत को लेकर? वो दावा करते रहेंगे, जीतेंगे हम ही लोग। सर कितने नंबर से पास हो रहे हैं, कितनी सीट आ रही है? 75।
अच्छा, उससे कम नहीं होना। तो ये साफ है कि जनता के मन में बदलाव की जबरदस्त सोच है और अंडर करंट भी पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। लोगों में आक्रोश है सरकार के 5 साल की असफलता के लिए, और भूपेश बघेल ने जिस प्रकार भय, आतंक, लूट और का राज चलाया है, जनता इसी को बदलना चाहती है और ये बदलाव निश्चित रूप से इस चुनाव में जनता के वोटों से प्रकट होगा। 70 मतदान केंद्रों में हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से जो हमें फीडबैक मिल रहा है, जो जानकारी मिल रहा है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है। और आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में क्या है, युवा और फर्स्ट टाइम वोटर जो है उनका क्या कहना है। इस वक्त हम मौजूद हैं सरगुजा संभाग के अजबनगर पोलिंग बूथ में, जहां पर युवा भी यहां पर जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है वो यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए तमाम युवा ये वोट डाल चुके हैं और ये पहली बार इन्होंने आज मतदान किया है। इनसे बातचीत करेंगे कि आपने पहली बार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेरणा मालाकार है। आपने मतदान कर दिया? हाँ कर दिया। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, एक्साइटमेंट। किस तरह का एक्साइटमेंट है आपको? मतलब फर्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ तो एक्साइटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, और सोच समझ के अपना जनता चुनूँ, मतलब अपने पार्टी चुनूँ, अपना मंत्री चुनूँ जो पूरे मतलब देश को अच्छे से चला पाए, घूसखोरी ना हो। हाँ, और क्या प्रमुख बातें हैं? मैं चाहती हूँ कि ऐसा पार्टी जीते जिसकी खुशी पूरी हिंदुस्तान मनाए, ना कि पाकिस्तान। जी। आप कैसी सरकार चाह रही हैं? मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ जो मतलब हमारे सबसे पहले मेन मुद्दा आता है किसानों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनका मतलब कुछ कर्ज माफ़ हो जाए और उनको मतलब अपने कार्य आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारी सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाए। कुछ हमारे साथ यहाँ पर कुछ और युवा हैं जिन्होंने पहली बार आज मतदान किया है। क्या नाम है आपका? पायल विश्वास। आपने वोट डाल दिया? जी मैंने डाल दिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग ही खुशी मिली फर्स्ट टाइम वोट देने के बाद। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कैसी सरकार चाह रहे हैं आप? मैं ऐसी सरकार चाह रही हूँ जिससे मुझे मतलब सबको खुशी हो और मतलब जो भी चुनूं और जो भी चुनी हूँ अच्छा ही चुनी हूँ। किसानों को लेकर युवा कह रहे हैं कि किसान खुशहाल रहें। कुछ और युवा हैं जिन्होंने पहली बार मतदान किया, हालांकि युवाओं में काफी उत्साह देखा जा सकता है कि जिन्होंने पहली बार यहाँ पर मतदान किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजना मलिक है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं अजबनगर में रहती हूँ। आज आपने मतदान किया है, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा, क्योंकि बचपन से ही घर वालों को देखते थे कि वो लोग वोट देने जा रहे हैं, आज हमें भी मौका मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा नेता चाह रही है? ऐसा नेता चाहते हैं, जैसे अभी हम लोग का स्टडी चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद उनको क्या करना है आगे, कैसा रोज़गार मिलेगा, उसके बारे में वो काम करें। क्या क्या समस्या है? जैसे आप पढ़ाई कर, क्या क्या समस्या है? समस्या कुछ वैसे, मैं फ़िलहाल बीएड कर रही हूँ, तो आसपास में 4 बीएड कॉलेजेस है, हर साल 400 से ज़्यादा बच्चे निकलते हैं, तो अभी टीचिंग वाले बहुत सारे वैकेंसीज भी निकलते हैं, अभी कुछ निकले भी थे कुछ टाइम पहले, बहुत लोगों ने भरा भी था। देखिए युवाओं के चेहरों पर काफी मुस्कुराहट है क्योंकि इन्होंने पहली बार मतदान किया है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? सोनाली बैरागी। आपने मतदान कर दिया है? हाँ। क्या चाह रही है, कैसा नेता चाह रही है और मतदान वोट डालकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा और अच्छा नेता ही चाहती हूँ जो सबके बारे में सोचे, अच्छे से नेतृत्व करे। क्या विकास चाह रही है अपने क्षेत्र में आप? वही किसान। देखिए युवाओं ने साफ तौर पर बताया है किसान जो है उनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए वो किसान का मुद्दा सबसे बड़ा है। कुछ और युवा है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कार्तिक मंडल। वोट डाल दिया? जी। कैसा नेता चाह रहे हो और कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा नेता चाहते हैं। क्या क्या दिक्कत है आपके इलाके में? दिक्कतें बहुत सारी हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नितिन विश्वास। वोट डाल दिया? हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। कैसा नेता चाह रहे हैं, कैसी सरकार चाह रहे हैं आप? हम ऐसे नेता चाह रहे हैं जो सबके लिए सोचे और जो और थोड़ा विकास हमारे इधर करे। किस तरह का विकास अपने क्षेत्र में चाह रहे हैं? जैसे कि रोड, बिजली, थोड़ा और खेतीबाड़ी के लिए। युवाओं ने साफ तौर पे बताया कि इनके इलाके में सड़क, बिजली की समस्या है। जो भी नेता चुन कर आए इन सारी चीजों को पूरा करे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, सरगुजा।
आइए अब आपको सुनवाते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या है महिला वोटरों की राय। छत्तीसगढ़ में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों से जुड़े कई ऐसे मुद्दे रहे जो पूरे इस सियासत में पूरे महीने तक छाए रहे, और हम उन मुद्दों की बात करेंगे। हमारे साथ आम जनता है, उनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे रहे जो आगे जो पूरे नहीं हो पाए या जो यहाँ की सियासत पर गहरा असर डालने वाले हैं। महिलाओं के कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जो कि लगता है कि आपको जो कि पूरा नहीं हुआ? जी, अभी जो महिलाओं के पीछे जो शोषण हो रहा था, जो केसेस अभी बहुत आए थे, वो सब का हल होना चाहिए। उन लोगों को सुरक्षा मिलना चाहिए लेडीज़ों को, बस यही है। और जो हमारा रायपुर का जो हाल है पूरा, वो अच्छा होना चाहिए। देखिए, कुछ और जो बात हो रही है कि महिलाओं के आत्मसम्मान की, महिलाओं की गौरव की, तो आपको क्या लगता है महिलाओं को कितना आत्मसम्मान मिला, कितना गौरव मिला, और क्या लगता है कि कहाँ पिछड़ रही है महिला? अभी तो मेरे हिसाब से महिलाओं को उतना आत्मसम्मान नहीं मिला है, और ज़्यादा इस बीच में अभी बहुत मतलब उन लोग का शोषण होता गया है। अभी मतलब उसके प्रति और सोचना चाहिए महिलाओं के प्रति। अभी मतलब उन लोग को तो कुछ भी सुरक्षा ही नहीं है। अभी हमारे घर की लेडीज़ों को, बच्चों को कहीं भी छोड़ा नहीं जा सकता। जो हम महिलाओं से संबंधित बातें ही करते हैं, चाहे वहाँ तक पानी पहुँचाने की बात हो या उज्ज्वला कनेक्शन की बात हो और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं हो, तो क्या लगता है कि महिलाओं तक क्या पहुँचा आपके? कुछ नहीं पहुँचा है। नाम बड़ा, दर्शन छोटा होता है, उतना ही बताते रहते हैं। महिलाओं की सुरक्षा बाइजात एक भी सुरक्षा नहीं, कहीं भी सेफ नहीं है आप रायपुर में। और स्वास्थ्य के लिए भी कोई जागरूक नहीं होते हैं। और महिला बुजुर्ग, मतलब हम बुजुर्ग में ही आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। कौन कहाँ है क्या है, आए दिन बस मतदान होता है, उसके पहले आते हैं, उसके बाद तो कोई दर्शन ही नहीं देते हैं पूरे साल। 5 साल तक कोई मतलब वैल्यू नहीं देते लोग। आम जो महिलाएं हैं उनसे जुड़े कई इशूज़ रहे हैं, उनके सिक्योरिटी को लेकर इशूज़ रहे हैं, उनके एजुकेशन को लेकर रहे हैं, वो मुद्दे रहे हैं। तो कितना ये मुद्दा प्रभावी रहा है और क्या हुआ, क्या होना चाहिए था आपकी नज़र में? देखिए, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहे हैं, योजनाएं लाई जाती हैं कि हाँ पढ़ाइए लिखाइए, बट अभी भी बैकवर्ड क्लासेस या कुछ जगहों पे ऐसा है कि पढ़ाना लिखाना उतना ज़रूरी नहीं समझा जाता। तो जब पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस उनका अपना एक ओहदा होता है, तो उनको फोकस करना चाहिए कि इन सब चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज़ किया जाए। एक और जो सवाल है जो कि हर जगह के लोगों, बच्चों के लिए होता है, युवाओं के लिए होता है, कॉलेज की सुविधा, सिक्योरिटी की सुविधा, आपके नज़रिए से कितना हुआ है? अब कॉलेज के नज़रिए से आप देखो तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुए 23 वर्ष हो चुके हैं। अभी करेंटली मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो खुले थे वो चल रहे हैं, कुछ खुले भी हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि आदमी एजुकेशन लेने के बाद काम कहाँ करे। 23 वर्ष की हो चुके हैं छत्तीसगढ़ को बने हुए, अब तक आईटी सेक्टर की स्थापना छोड़िए कोई योजना तक पारित नहीं हुई है। तो ये थे हमारे साथ जागरूक मतदाता और सबकी हमने राय जानी कि क्या है इस बार के चुनावी मुद्दे और क्या ये मुद्दे चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, रायपुर। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में किस तरह के सियासी समीकरण रहे, आइए समझते अपने संवाददाता अश्विनी मिश्रा की इस रिपोर्ट से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान हुआ। 70 सीटें बेहद महत्वपूर्ण, कम से कम 10 मंत्रियों के भाग्य का फैसला, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाग्य का फैसला। बीजेपी के अगर कद्दावर नेताओं की बात कहें तो केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव समेत ऐसे अनेक नाम हैं जिनके भाग्य का फैसला इस चरण में हुआ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो पहले चरण में 76% से ज्यादा मतदान हुआ और दूसरे चरण में 2018 की अगर बात करें तो इसमें 76% से ज्यादा मतदान हुआ था। लोगों की कतारें और लोगों के हौसले को देखते हुए, लोगों को उत्साह को देखते हुए माना जा सकता है कि जनता पिछली बार के विधानसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं, जो कीर्तिमान है, उनको ध्वस्त करके नया कीर्तिमान बनाएगी। बहुत सारे युवा हैं जिनसे हम मुद्दे की बात करेंगे। आपने वोट डाला, किस मुद्दे पर, क्या जहन में था, क्या
आपको वोटों तक खींच लाया और कितना युवाओं का उत्साह दिखा? वोट करना तो एक हर व्यक्ति का अधिकार होता है जी, और वोट करने से जो सरकार बनेगी वो सभी वर्गों को विकास करेगा, ये समझ के हम लोग वोट डाला है जी। लोगों ने अपेक्षा के साथ वोट डाला कि उनके प्रत्याशी और उनकी सरकार ज्यादा से ज्यादा विकास करे। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार वोट दिया आपने, एक अधिकार, एक निर्णय का भाव दिमाग में आता है? आता है, बिल्कुल आता है, और हम अपने संविधान के आभारी हैं कि हमको एक नॉर्मल आदमी को इतना महत्व दिया गया है मतदान के माध्यम से। आपके मन में क्या रहा वोट देते समय? जी, ये त्यौहार 5 साल में एक बार आता है, बाकी त्यौहार से बहुत महत्वपूर्ण है, तो कि मुझे अपने स्वतंत्र अधिकार का उपयोग करके बहुत खुशी हो रही है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक समीकरण इस प्रकार से है कि रायपुर संभाग की 20 सीटें, बिलासपुर संभाग की 24 सीटें, सरगुजा संभाग की 14 सीटें, इन सब सीटों पर मतदान हुआ और दुर्ग क्षेत्र की 20 सीटों में से 8 सीटों पर मतदान पहले चरण में हो चुका था, 12 सीटों पर इस बार मतदान हुआ, कुल 70 सीटों पर मतदान हुआ। निश्चित तौर से अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे अलग रहे। ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे रहे आधारभूत संरचना का विकास, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों ने अपने मन में रखकर मताधिकार का प्रयोग किया। शहरी क्षेत्रों में लोगों को कहीं ना कहीं बिजली, सड़क, पानी से इतर स्वास्थ्य सुविधा और चिकित्सा की सुविधाओं में और ज्यादा गुणवत्ता की दरकार रही। मतदान के दौरान जो देखने को मिला कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने मतदान केंद्रों की तरफ रुख किया, बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से सजगता का यह प्रमाण तो है ही, और इस सजगता का निहितार्थ भी जनादेश में दिख सकता है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, पाटन, दुर्ग। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ अब सभी मेहमान जुड़ गए हैं। अश्विनी पाटन से छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरज हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर साहब भी जुड़ गए हैं। शेखर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी, आपका स्वागत है हमारे साथ। अश्विनी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। 3 बजे तक कहा जा रहा है 55% मतदान हुआ है। 2018 के मतदान प्रतिशत से लेकर अभी तक क्या ये मतदान प्रतिशत राजनीतिक पार्टियों, नेताओं के दिलों की धड़कनों को बढ़ा रहा है? निश्चित तौर से अगर देखें ऋतु, तो इस जो 70 सीटों पर आज चुनाव हुआ है, 76.78% इन 70-72 सीटों पर पिछले वर्ष का 2018 का आंकड़ा रहा। पाटन में मैं जहां खड़ा हूं, यहां पर 3 बजे तक 66.87% मतदान हुआ, यानी कि पिछले साल के जो 76% के आंकड़े हैं वो निश्चित तौर से नया कीर्तिमान बनाएंगे, आगे उससे जाएंगे ही जाएंगे। 5 बजे ये गेट बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी हम यहाँ की स्थिति आपको दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात जो ऋतु रही कि ये पहला वाकया है अभी 4:30 बजे के बाद जब महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम हुई है। पुरुष थोड़ा लेट लतीफ है या जो भी जैसे भी स्थितियों में है, अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं और ये मतदान प्रक्रिया यहाँ सुचारू रूप से चल रही है। महिलाओं के बार बार मैं संकेत इसलिए कर रहा हूँ कि भाजपा ने महतारी वंदन योजना की घोषणा की और कांग्रेस ने कर्ज माफी की घोषणा की। कर्ज माफी किसानों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है, और साथ ही साथ 12,000 रुपए किसी भी विवाहित महिला को दिया जाना, और संयुक्त परिवार में कम से कम 4 से 5 महिलाएं होना लाजमी है। तो साल भर में एक लमसम अमाउंट, चाहे वो उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे भरण पोषण के लिए, चाहे जो बड़ी संख्या में महिलाओं की आमद हुई है मतदान केंद्रों पर। इससे पहले भी मतदान केंद्रों पर महिलाओं की आमद पहले चरण में भी हमने देखी, लेकिन निश्चित तौर से अगर देखें तो ये बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। जिस तरीके से कहा जा रहा है फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो काफी उत्साहित रहे, युवा वोटर्स उत्साहित रहे, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं का मतदान केंद्रों तक डटे रहना, अपने मताधिकार का प्रयोग करना संवैधानिक रूप से उनकी सजगता और सचेतता को प्रकाशित तो करता ही है, स्पष्ट करता है। यहाँ पर लिंगानुपात 1004 के आसपास है। पुरुष मतदाताओं की अगर संख्या 81,41,000 है तो 81,74,000 से ज्यादा महिला मतदाता है। महिलाओं ने इसमें भी बढ़त ले रखी है, लेकिन आज मतदान में जबरदस्त तरीके से वोटिंग करके उन्होंने निश्चित तौर से दोनों राजनीतिक दलों के लिए एक सनसनीखेज तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। निश्चित तरीके से ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत कहें और साथ ही साथ महिलाओं का जबरदस्त मतदान केंद्रों पर आना, ये 3 तारीख को जनादेश में जरूर दिखेगा।
जी हाँ अश्वनी, बिल्कुल हमने ये देखा कि पहले चरण में भी महिलाओं की भागीदारी काफ़ी रही है और दूसरे चरण में भी 70 सीटों पे जैसा कि आप बता रहे हैं। हम जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां टिकट देने में भले ही थोड़ा संकुचित सोच के साथ महिलाओं की हिस्सेदारी देखती हैं और भागीदारी देखती हैं, लेकिन महिलाओं ने लोकतंत्र के इस पर्व में राजनीतिक पार्टियों को बहुत ही एक उदार अपनी सोच के साथ हमेशा से मतदान किया है, जो पिछले हम से देख सकते हैं 2 दशक में एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। शेखर अय्यर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर साहब, छत्तीसगढ़ के चुनाव बेहद अहम इसलिए भी देखे जा रहे हैं कि दूसरे चरण तक चुनाव पहुंचते पहुंचते एक बहुत बड़ा मसला जो कि भ्रष्टाचार का और एक लॉटरी का मसला, जिसमें कि सीधे सीधे भूपेश बघेल की संलिप्तता भी कथित तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसे में जो मतदान प्रतिशत है 55%, 3 बजे तक था। अश्वनी का कहना है कि पिछले जो आंकड़े रहे हैं 18 को पार करेंगे। बड़ी संख्या में लोगों का घरों से बाहर निकलना क्या संकेत देता है? देखिए, नॉर्मली माना जाता है कि अगर बहुत बड़ी संख्या में वोटिंग हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग चेंज चाहते हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि भाई जहां पे अपने सरकार से बहुत खुश है तहां भी लोग ज्यादातर आते हैं। लेकिन मैं मानता हूं पहला का संभावना ज्यादा है, क्योंकि पहले 2-3 महीने पहले जो परिस्थिति बनी थी छत्तीसगढ़ में, लग रहा था कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें हैं और पिछले 5 साल में भी बीजेपी के संगठन के हिसाब से कई दिक्कतें सामने आई, उससे वो मुकाबला करते रहे। लेकिन जिस तरह आपने अभी महादेव ऐप की जिक्र किया और बाद में जो प्रधानमंत्री की लास्ट फेज पे जो कैंपेन रही है और जो कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया अपनी सरकार की और बीजेपी के लिए जो छत्तीसगढ़ के लिए जो अलग पैकेज है, ये सारे को मुझे लग रहा है कि, और जिस तरह आपके महिला यंग वोटर्स हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो, जिनके अभी इंटरव्यू आप दिखा रहे थे, सब चाह रहे हैं कि ऐसा एक सरकार आए जो उनकी बातें सुने। उनकी जो बातें हैं ज्यादा से ज्यादा जो बातें हैं कि अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य का व्यवस्था मिले और आगे जाके जो नौकरी के लिए, जो करियर के लिए अपना कुछ वहां पे प्रोविजन हो कि आईटी पार्क आए, कुछ आए। तो ज्यादा लोग के उम्मीदें हैं कि उनको वोट के जो विकास ला सकते हैं। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कैंपेन भी इसी प्लान पे रहा, विकास और मोर विकास। रितु जी। जी बिल्कुल शेखर साहब। धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, मध्य प्रदेश में वोटिंग इस समय जारी है। हम जानते हैं आदिवासी इलाकों में भी किस तरह की भागीदारी मतदाताओं की देखी गई है, क्योंकि आदिवासी इलाके भी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद अहम इस बार है। एक बड़ा परिवर्तन 18 में भी देखा गया था, जो 13 के बाद देखा गया था। तो किस तरह से आदिवासी इलाकों में लोगों ने राजनीतिक पार्टियों को देखा, उनके वादों दावों को देखा और अपनी भागीदारी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम बात आदिवासी इलाकों करें तो अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ओवरऑल जो आदिवासी की जो जनसंख्या है लगभग 34% है। और ये ऐसे लोग हैं जो कि गांव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उन्हीं से अपनी जीविका चलाते हैं, मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है। इस बार के मतदान में ये जरूर कोशिश हुआ, इस बार के चुनाव में ये जरूर कोशिश हुआ कि दोनों राजनीतिक दलों ने आदिवासियों को अपने मुद्दे में शामिल किया। हालांकि 2018 की बात करें तो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जो तेंदुआ पत्ता संग्राहक महिलाओं के लिए घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणाएं कितना पूरा उन घोषणाओं को कितना मुकम्मल जहां मिला, ये देखने वाली बात रही। क्योंकि बार बार महिलाएं ये कहती रही, खास करके आदिवासी महिलाएं, कि उनके साथ छल हुआ। एक और बड़ी बात जो कि 2018 की घोषणाओं में कांग्रेस पार्टी ने किया था, उन्होंने कहा था हाथ में गंगा जल लेकर कि हम शराबबंदी करेंगे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो आदिवासी जो समाज के जो लोग हैं वो उनमें नशे की आदत होती है, क्योंकि नशा उनके कल्चर का हिस्सा है, बचपन से वो शराब के नशे में रहते हैं। इस बार एक मुहिम चली थी 2018 में कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन कांग्रेस शराबबंदी नहीं किया, जो कि उनके लिए संभव भी नहीं था। दूसरी ओर सरकार ने क्या किया, शराबबंदी की जगह पे जो शराब की डिलीवरी करा दिया। जी धीरज, ओबीसी जनगणना का जो एक बात कांग्रेस ने कही थी, वो कितनी इस चुनाव में आपको एक मुद्दे के तौर पर दिखाई दी है?
बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, प्रधानमंत्री ने बार बार अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने ओबीसी समाज का जिक्र किया, और प्रधानमंत्री ने अपने कई सभाओं में, उनका मैंने कई सभाओं में रहा मैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए ओबीसी आरक्षण को मान्यता मैंने दी है, कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी की उपेक्षा की है, और जब जब मैं ओबीसी की बात करता हूं कांग्रेस को हमसे जलन होती है, और ओबीसी के नाम पर कांग्रेस मोदी को गाली देता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस से जो उनका जो प्रहार था कांग्रेस के प्रति कि आप मोदी को गाली दीजिए, ओबीसी को मोदी के नाम से गाली मत दीजिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ओबीसी का जो मुद्दा रहा, ओबीसी का मुद्दा प्रधानमंत्री के बिल्कुल जो सभी सभाओं में प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा, और प्रधानमंत्री अपनी अपील के जरिए, जो अपने भाषण के जरिए ऐसे मतदाताओं को लुभाने में और जुटाने में लगता है कि कामयाब रहे। जी धीरज, शेखर साहब क्या आप मानते हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव से जिस तरह की एक तरह से राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जिन बातों को सामने रखा वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के चुनाव तक सीमित नहीं है, वो 24 की भी एक रणनीति के तौर पर है। तो क्या जहां एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि विकास के एक एजेंडे को लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतर रही हैं, तो वहीं जब ओबीसी के आरक्षण जैसी चीजों को लेकर और ओबीसी जनगणना को एक मुद्दा बनाया जाता है, तो वो जनता कितना इसमें इन तमाम वादों में या जनता पे किस तरह का असर आप देखते हैं इस चुनाव पर? नीतू जी, हम देख रहे हैं कि जब से कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड प्ले करने की शुरू की है, तब से जो बाकी जो क्षेत्रीय दल है वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा खतरा आ रहा है, कि अपनी जो ट्रेडिशनल बेस है उसको उनसे छीनने के लिए बड़ी कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अखिलेश यादव जैसे नेता कांग्रेस पर टिप्पणी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब आज कास्ट सेंसस की बात हो रही है, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं किया। और इसका बड़ा स्पष्ट है कि ओबीसी वोट उनके पास नहीं है, जो वोट आज हमारे पास है। तो इसका मतलब है जो कांग्रेस की जो नई स्ट्रेटेजी बन रही है, उससे ज्यादा जो खतरा ज्यादा महसूस कर रहे हैं बीजेपी नहीं है जितना बाकी क्षेत्रीय दल है। और दूसरी बात देखिए, ये छत्तीसगढ़ चुनाव हो या मध्य प्रदेश चुनाव हो, कांग्रेस की तरफ से बड़ी कोशिश हो रही है कि बहुत प्रोमिसेस किए इन्होंने। छत्तीसगढ़ में तो पहले भी प्रोमिसेस किए थे, कुछ अमल किए, कुछ अमल नहीं किए। अब मध्य प्रदेश भी काफी एश्योरेंस दिए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी स्वयं उस गारंटी को लेकर चल पड़े, दोनों राज्यों में हमने देखा है। अब राजस्थान भी वही बात हो रही है, लेकिन सवाल आता है कि लोग देख रहे हैं कि डिलीवरी पे क्या है। देखिए, मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार अगर कोई बड़ा इश्यू शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नहीं आ पाया, ठीक है, काफी समय से वो मुख्यमंत्री रहे, 20 साल से वहां सरकार चल रही है, इसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन ठोस कोई बड़ा इश्यू जो मुख्यमंत्री के खिलाफ हो या बीजेपी के शासन के खिलाफ नहीं आया। हाँ, जरूर कुछ एमएलए की एंटी इनकम्बेंसी है, कोई क्षेत्र में कुछ भेदभाव की बात होती है, विकास को लेकर सवाल है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो लोगों के सामने एक ही बात है, हमें और विकास चाहिए और तेजी विकास चाहिए। जिस तेजी विकास को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने इस कैंपेन में तीनों राज्यों में ये बात रखी है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। तो मैं मानता हूं इस चुनाव में जो भी नतीजा आएगा, ये नतीजा यही दर्शाएगा कि लोग जब वोट करने जाते हैं, देखते हैं कि भाई अभी तक हमें क्या मिला है जी, और देने वाले कौन है, जो प्रॉमिस इंप्लीमेंट कौन करेंगे, आगे जाके हमारी फ्यूचर किसके हाथ में सेफ है जी। तो ये सारी चीजें एक एवरेज वोटर में होगा। अभी आपके में एक रिपोर्ट देख रहा था जहां एक फर्स्ट टाइम वोटर कह रही है, शायद छत्तीसगढ़ में, हमें ये जो घूसखोरी है उनके खिलाफ हमें ये करना है, घूसखोरी नहीं चाहिए हमें। इसका मतलब करप्शन भी बड़ा इश्यू बन गया है अब छत्तीसगढ़ में, करप्शन तो एक बड़ा इश्यू बन गया है। तो इसलिए मुझे अगर फर्स्ट टाइम वोटर ये कह सकती है, तो आप सोच लीजिए जो 3-4 बार वोट कर चुके विधानसभा चुनाव में, उनकी मानसिकता क्या होगी, उनकी सोच क्या होगी। जी अश्वनी, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार चंद्रशेखर का रुख करेंगे। चंद्रशेखर इस समय मध्य प्रदेश में है। चंद्रशेखर, वोटिंग इस समय जारी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रयोग किए, अपने 5वीं सूची के साथ ओल्ड इज गोल्ड के फॉर्मूले पे भी उतरी, जमीन पे क्या असर दिखाई दे रहा है? चुनाव प्रचार के साथ ही साथ आज वोटिंग का दिन है, 6 बजे तक वोट हो ही रहा है, तो उसका किस तरह का असर दिखा है लोगों में भी? देखिए, वोटिंग यहाँ पे लगातार जारी है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो वोट करने तो आ रहे हैं। और लास्ट टाइम में मैंने देखा है कि लास्ट टाइम में भी काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो उमड़े हैं
अपने जो भी वोटिंग सेंटर है उनको लेकर के, और ये इस ओर इशारा करता है कि जो वादों और दावों की बात हो रही थी और उसको लेकर के जनता के बीच में काफ़ी एक करीबन दिख रहा है। विकास का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से कंटिन्यूसली विकास की एक रफ्तार पकड़ी है मध्य प्रदेश ने, वो रुकनी नहीं चाहिए, वो थमनी नहीं चाहिए। मेरी बात किसी फर्स्ट टाइम एक वोटर से भी हो रही थी और बहुत ही अच्छी बात उसने कही। उसने कहा कि मैं यहाँ से मुंबई शिफ्ट हो गई थी, लेकिन मुंबई शिफ्ट होने के बाद वापस यहाँ पर आई और मैंने देखा कि विकास में यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट में काफ़ी चेंज आया है, जो सोच जो थिंकिंग थी उसमें काफ़ी चेंज आया है और विकास की ओर काफ़ी बढ़ रहा है, और ये जो प्रोसेस है ये थमना नहीं चाहिए। पर दूसरी ओर अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, वो लगातार इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो भी सिस्टम है यहाँ पर उसको कायम रखा जा सके। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लगातार यहाँ पर जो है वो एक कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन जो यूपी से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर आप अगर देखें तो समाजवादी पार्टी और बसपा भी अपने इस मुकाबले को त्रिकोणीय करती हुए नजर आ रही है, और कई बार जो बागी नेता हैं कांग्रेस और बीजेपी के वो भी कई मुकाबलों को त्रिकोणीय करते नजर आ रहे हैं। काफ़ी बारीकी से अगर देखा जाए तो पिछली बार की जो 2018 की जो मुकाबला हुआ था उस पर 70 से ऐसी सीटें थी जहाँ पर 5% से भी कम का मार्जिन हो गया था पार्टी के बीच में, और इसमें और कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें कि 5 से 10% के बीच का जो है वो आंकड़ा परसेंटेज था, मार्जिन जो था। तो ये अभी भी आप मान के चलिए कि ये बीच में एक कांटे की टक्कर हर सीट पर देखने को मिल सकती है, लेकिन क्योंकि जो निमाड़ का इलाका था और जो निमाड़ से जुड़ा हुआ इलाका है वहां पर दोनों ही पार्टियों के बीच में एक रस्साकसी पिछली बार देखने को मिली थी। सिंध का इलाका हो या विंध्य का इलाका हो या फिर बुंदेलखंड का इलाका हो, यहाँ पर बीजेपी काफी स्ट्रांग देखी जा सकती है, लेकिन पिछली बार जिस प्रकार से चंबल के इलाके में जो कांग्रेस को एक बढ़त हासिल हो रही थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि अब बीजेपी में है तो अब यहाँ पर भी कांग्रेस को एक कड़ी फाइट देखने को मिल सकती है। जी शेखर साहब, मध्य प्रदेश की भी स्थिति की अगर हम बात करें तो आदिवासी इलाकों की स्थिति में 2018 में बड़ा परिवर्तन देखा गया है। क्या आपको लगता है आदिवासियों को आकर्षित करने के लिए अपने घोषणा पत्रों, संकल्प पत्रों में, गारंटी में, संकल्प में, तमाम चीजों में उन्हें शामिल किया गया है? भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये लड़ाई कांटे की ही साबित होती दिखाई दे रही है, इसीलिए शायद एक नए फॉर्मूले के तहत ओल्ड इज गोल्ड को भी मैदान में उतारा गया। बिल्कुल रितु जी, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की जितने मीटिंग्स रही, रैलियास रही मध्य प्रदेश में, ज्यादातर वो ट्राइबल इलाके में ही ज्यादा था। इसका मतलब बीजेपी की तरफ से यही रणनीति रही कि जो पिछले बार जहां कांग्रेस की काफी जीत हुई थी उन इलाकों में बीजेपी इस बार बहुत कोशिश की है। इसका कारण यही है कि एंटी इनकम्बेंसी उन इलाकों में जहां कांग्रेस को जीत मिली थी वहां पर बीजेपी इस बार बिल्कुल कोशिश कर रही है कि खास करके आदिवासी को मुद्दे को लेकर जिस तरह प्रधानमंत्री कई कदम लिए उनके विकास के लिए, और कई जितने अभी भी एक 24,000 करोड़ का भी एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर। ये सारे चीजों से ये दिखाता है कि बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में कई नई स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की है। रितु जी अश्विनी, अंत में आप ही से जानना चाहेंगे, रमन सिंह का कहना है कि वो अंडरकरेंट देख रहे हैं, भूपेश बघेल का दावा है कि 70 सीट के साथ वो एक बार फिर सत्ता में दिखाई देंगे। आप पिछले तकरीबन 1 महीने से छत्तीसगढ़ में हैं, किस तरह का अंडरकरेंट दिखाई देता है? जी रितु, एक बार मैं आंकड़े भी बता दूं, जो 5 बजे तक अनंतिम आंकड़े आए हैं, ये बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन है। 68.15% छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ। सबसे ज्यादा धमतरी में 79% के आसपास हुआ। पाटन में भी 75% से ज्यादा मतदान हो चुका है 5 बजे तक के आंकड़ों में, यानी कि पिछले वर्ष के आंकड़े निश्चित तौर से पार कर जाएंगे। जहां तक जो आपने कहा कि किस तरीके की स्थिति, किस तरीके का अंडर करंट है, एक स्थिति इससे पहले थी जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, जब सुगबुगाहट शुरू हुई थी, तो लोग ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी कहीं पे है ही नहीं, बीजेपी की जगह कांग्रेस पूरा का पूरा क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन नहीं, वास्तविक स्थिति ये है कि जब चुनाव प्रचार चलता रहा, बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी अपनाई, जिस तरीके से धारदार प्रचार अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ पे जमावड़ा लगा रहा, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण घोषणा पत्र। जनता को मैंने इस बार देखा, जनता बड़े इत्मीनान से घोषणा पत्र आने का इंतजार कर रही थी कि हम देखते हैं कि किसका घोषणा पत्र क्या कहता है। यानी कि जनता भी परिपक्व हुई, लोकतंत्र भी परिपक्व हो रहा है। उसके अलावा जी तुलनात्मक रूप से उन्होंने देखा। अब 2 चीजें मैं कह रहा हूं वो बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। बहुत जल्दी बीजेपी ने प्रत्येक
विवाहित महिला को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष देने की बात कही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो कांग्रेस को कहीं एज मिलता दिखता है वो कर्ज माफी का दिखता है। तो महिलाएं बनाम किसान, युवा बनाम साथ ही साथ जो एस्पिरेशंस है, इन सबको देखते हुए कतई नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। बीजेपी जबरदस्त टक्कर दे रही है और अगर इसमें कहीं छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस है और जो हमार पार्टी, हमार राज पार्टी, इन सब ने कहीं अगर घटतौड़ी की, बिल्कुल उन छोटी पार्टियों की भी भूमिका ऐसे में अहम हो जाती है जब बड़ी पार्टियों में कांटे की टक्कर हो। बिल्कुल अश्वनी, जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है बड़ी पार्टियों के खेल भी बिगड़ सकते हैं छोटी पार्टियों की भागीदारी की वजह से। तीनों ही संवाददाताओं के, अश्वनी, धीरज, चंद्रशेखर और शेखर अय्यर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जनादेश में शामिल होने के लिए। जनादेश में अभी तक बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए 17 नवंबर हसीनों का देवता, 18 नवंबर वक्त की दीवार, 19 नवंबर पाखंडी। बॉलीवुड टॉकीज प्रतिदिन दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।